हेलो हाय नमस्कार। मैं विकी कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शोभा टेक्निकल में। आज हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर जनरेशन के बारे में कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां अभी तक आ चुकी है और कौन कौन सी पीढ़ी में क्या क्या फीचर रहे थे, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का ये वीडियो। तो कंप्यूटर जनरेशन की बात करें या कंप्यूटर की अगर पीढ़ियों की बात करें तो कंप्यूटर की अगर शुरुआत से वर्तमान समय तक अगर कंप्यूटर की पीढ़ियों की हम बात करें तो कुल 5 पीढ़ियों का अभी तक विकास हो चुका है, जिन्हें हम क्रम से है फर्स्ट जनरेशन, जिसे फर्स्ट जी के नाम से भी जाना जाता है, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और जो वर्तमान समय की जो जनरेशन है वो है फिफ्थ जनरेशन। इस प्रकार से कुल 5 जो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं वो यहाँ पे आ चुकी है, अभी तक हम देख चुके हैं। तो इनके बारे में हम देखते हैं, हम विस्तार से चर्चा करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी वो है। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं। फर्स्ट जनरेशन को जैसे हम पहले ही देख चुके हैं कि इसको 1G के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट जनरेशन का जो समय था, अगर समय की बात करें तो ये 1945 से लेके 1954 के बीच में इसका समय माना जाता है। और जो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें उपयोग किया जाता था वैक्यूम ट्यूब का। जो वैक्यूम ट्यूब थी, जो स्विचिंग डिवाइस थी, इसका उपयोग हम फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें करते थे। तो अगर हम अब बात करें वैक्यूम ट्यूब की कि वैक्यूम ट्यूब होती क्या है, तो वैक्यूम ट्यूब इज़ ए स्विचिंग डिवाइस, इट लुक लाइक ए इलेक्ट्रिकल बल्ब। यानी कि अगर हम कहें तो ये काम क्या करती थी, ये स्विचिंग का काम करती थी और ये एक इलेक्ट्रिकल बल्ब की अगर हम बात करें तो कुछ वैसे दिखाई देती थी। और अगर हम स्टोरेज की बात करें फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के लिए, तो इसमें जो स्टोरेज का काम है वो काम किया जाता था पंच कार्ड के थ्रू। इसके लिए पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। अब हम आगे बात करते हैं। तो अब अगर आपने जो वैक्यूम ट्यूब है वो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, जो चित्र है इसमें कुछ इस प्रकार की दिखती है। ये सेम जैसे हमारी जो बल्ब होते हैं, जो हमारे वाहनों में हेडलाइट के रूप में बल्ब उपयोग किए जाते हैं, कुछ उस प्रकार से ये दिखाई देते हैं। तो चलिए हम इसके बाद में आगे बात करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट जनरेशन के, उनके बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें जो जो स्टोरेज है, सॉरी फ़ोन नहीं कह सकते हम, इसमें जो स्टोरेज है, स्टोरेज के लिए जो काम लिया जाता था वो था पंच कार्ड, जो हम पहले भी दिख चुके हैं। इसके बाद में हम सेकंड की बात करें तो इसमें जो लैंग्वेज थी वो मशीन भाषा का उपयोग इसमें किया जाता था। और जो तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि इनमें जो हीट है, जो ऊष्मा है, वो काफ़ी अधिक मात्रा में उत्सर्जित होती थी, जनरेट होती थी। इसके बाद में हम चौथे पॉइंट की अगर बात करें तो चौथे पॉइंट ये कहता है कि ये अनरिलायबल थी। अनरिलायबल का मतलब होता है जो भरोसेमंद नहीं हो, यानी कि इनमें काफ़ी ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता था। इनका जो साइज़ है वो काफ़ी बहुत बड़ा होता था, यानी कि हम ये कह लें कि लगभग जो हमारा कमरा होता है, कमरे से भी काफ़ी ज़्यादा आकार में इनका साइज़ हुआ करता था। इसके बाद में हम बात करें, क्योंकि इनमें हीट प्रोड्यूस होती थी या हम कह लें कि ऊष्मा ज़्यादा बनती थी, तो इसको लिए ज़रूरत पड़ती थी हमें कंडीशनिंग की। तो इसमें जो एसी की ज़रूरत होती थी कूलिंग के लिए। इसके बाद में हम बात करें कि ये थे नॉट पोर्टेबल, यानी कि हम इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते थे। जैसे कि आज के जो कंप्यूटर हैं, अगर आज के कंप्यूटर की तुलना करें तो आज के जो कंप्यूटर हैं उन्हें हम बड़ी ही आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजीली का मतलब या कह लें कि लेके ही नहीं जा सकते थे, ये एक जगह फिक्स होते थे। इसके बारे में हम बात करें तो कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें जो विद्युत शक्ति है इसका बहुत ही ज़्यादा ये कह लें कि बहुत अधिक मात्रा में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंज्यूम होती थी।
ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारी जो वैक्यूम ट्यूब थी, इनको चलाने के लिए काफ़ी हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी, जिसकी वजह से ये अधिक ऊर्जा की खपत करते थे। इसके बाद में हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं जो फर्स्ट पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनके बारे में। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। इनैक कंप्यूटर था, ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था और इसका जो पूरा नाम है वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकली इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये इसका पूरा नाम है। कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसके बाद में हम जो दूसरा इसका उदाहरण है वो है यूनिवैक। यूनिवैक भी जो कंप्यूटर है वो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है और इसका भी पूरा नाम है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। इसका पूरा नाम है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसके बाद में हम तीसरा उदाहरण की बात करते हैं एडवैक। एडवैक भी एक प्रथम जो पीढ़ी है उसी का ही एक उदाहरण है। जो इसका पूरा नाम है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये 3 हमारे पास एग्जाम्पल हो चुके हैं। इसके बाद में हम जो चौथा एग्जाम्पल की अगर बात करें तो चौथा एग्जाम्पल है IBM 701। ये भी जो उदाहरण है फर्स्ट पीढ़ी की कंप्यूटर का ही एक उदाहरण है। IBM 300 दूसरा आगे का जो एग्जाम्पल है वो है IBM 650। इस तरीके से ये फर्स्ट जनरेशन के बारे में था। अब हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन के बारे में। सेकंड जनरेशन की अगर बात करें हम तो सेकंड जनरेशन का जो समय था वो था 1952 से लेकर 1964 तक। ये जो टाइम पीरियड था इसके बीच में जो सेकंड जनरेशन है कंप्यूटर की सेकंड पीढ़ी है वो आई थी। तो अगर सेकंड जनरेशन की पीढ़ी की अगर बात करें तो दूसरी जो पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर हम किसका उपयोग करने लगे थे? ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर का उपयोग हम यहाँ करने लग गए थे। अब बात करते हैं हम ट्रांजिस्टर की कि ट्रांजिस्टर क्या है। तो ट्रांजिस्टर एक प्रकार की सेमीकंडक्टर जिसे हम अर्धचालक भी बोलते हैं, ये एक प्रकार की सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है सिलिकॉन या जर्मेनियम। ये 2 सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिनके द्वारा हम ट्रांजिस्टर का निर्माण करते हैं। तो ट्रांजिस्टर को निर्वात नलिकाओं की तुलना में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इन्हें चलाने के लिए हम कम ऊर्जा खपत करते थे तथा आकार में बहुत छोटे थे। इनके साथ ही इनका जो जीवन काल की अगर हम बात करें तो वो निर्वात नलिकाओं की तुलना में काफ़ी अधिक था। जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो प्रथम पीढ़ी की तुलना में काफ़ी अधिक विश्वसनीय थे, रिलायबल थे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इनमें जो प्राइमरी स्टोरेज के रूप में हम प्रयोग करते थे मैग्नेटिक कोर का। मैग्नेटिक कोर इनमें उपयोग होने लगी थी और जो पहली जो पीढ़ी थी उसमें हम देख चुके थे कि वहाँ हम उपयोग करते थे जो पंच कार्ड था उसका, और यहाँ उपयोग करने लगे थे मैग्नेटिक कोर का। और जो सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में हम उपयोग करते थे, जैसे वर्तमान समय में हम हार्ड डिस्क उपयोग करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में, वैसे ही सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में हम उपयोग करते थे मैग्नेटिक टेप का। इसके साथ ही असेंबली भाषा तथा हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फोर्ट्रॉन, कोबोल भाषा का उपयोग हम प्रोग्रामिंग के लिए करने लग गए थे। असेंबली लैंग्वेज जो पहली पीढ़ी की भाषा थी वो तो हम उपयोग करते ही थे, इसके साथ में कुछ हाई लेवल लैंग्वेज भी जिनका आविष्कार हो चुका था उनका भी उपयोग हम इस वाली पीढ़ी में करने लग गए थे। अगर हम फोर्ट्रॉन की अगर बात करें, अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो जो फोर्ट्रॉन है उसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और जो कोबोल है, कोबोल एक प्रकार की जो हाई लेवल लैंग्वेज है और इसका हम उपयोग करते हैं जो व्यवसायिक कार्य होते हैं, जो हमारे जैसे हम फाइनेंस से रिलेटेड काम होते हैं उनमें इसका उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। और इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज ये इसका पूरा नाम होता है। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में हम बैच प्रोसेसिंग तथा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है वो इसमें उपयोग करने लग गए थे।
इसके बाद में हम आगे चलते हैं और कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट रहते हैं जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो इनमें होता था यूज़ ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का उपयोग हम करते थे, मोर रिलायबल थे एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है उनकी तुलना में ये काफ़ी विश्वसनीय थे। साथ ही इनका जो साइज है स्मॉल इन साइज एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। हम तुलनात्मक रूप से यहाँ पे जो पॉइंट है वो पढ़ रहे हैं। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनकी तुलना में अगर हम सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो ये साइज में उनसे कम थे, लेकिन फिर भी काफ़ी अधिक थे। लेकिन अगर हम फर्स्ट जनरेशन से अगर इनकी तुलना करते हैं तो इनका साइज था वो कम था। मोर रिलायबल थे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में, यानी कि भरोसेमंद थे। साथ ही इनमें जो जनरेट लेस हीट एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनकी तुलना में इसमें जो ऊष्मा है वो कम उत्पन्न होती थी, क्योंकि इनमें हम ट्रांजिस्टर का उपयोग करने लग गए थे। इसमें ट्रांजिस्टर कम हीट प्रोड्यूस करता है कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब। साथ ही जब कम हीट प्रोड्यूस होती थी और इनमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती थी तो ये क्या करते थे, कम इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन भी करने लग गए थे। यानी कि इनमें फर्स्ट जनरेशन की तुलना में हम देखें तो इनमें जो विद्युत ऊर्जा है उसकी खपत है वो कुछ हद तक कम होती थी। और ये हम देख चुके हैं कि इनमें जो कोबोल और जो फोर्टोन हाई लेवल लैंग्वेज है इनका उपयोग हम प्रोग्रामिंग पर्पस से करने लग गए थे। साथ ही कुछ और स्टोरेज से रिलेटेड अगर हम बात करें तो हम मैग्नेटिक कोर का उपयोग प्राइमरी स्टोरेज के लिए करने लग गए थे, और जो सेकेंडरी स्टोरेज है उसके लिए हम मैग्नेटिक टेप का उपयोग करने लग गए थे। अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड थी जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की तुलना में क्या थी, ज़्यादा थी। लेकिन क्या था, स्टिल वेरी कॉस्टली। अभी तक भी ये इतने महंगे थे कि हम कह सकते हैं कि जैसे हम इन्हें जो पर्सनल पर्पस से फिर भी यूज़ नहीं कर पा रहे थे। ये काफ़ी महंगे थे और महंगे होने के साथ में इनका साइज भी काफ़ी ज़्यादा था। साथ ही इनमें एयर कंडीशनिंग की जो रिक्वायरमेंट थी वो भी अभी तक बनी हुई थी। अभी तक भी इनको जो ठंडा रखने के लिए हम एयर कंडीशनिंग का उपयोग करते थे। अगर हम कुछ उदाहरणों की बात करें जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं तो ये 3 से 4 उदाहरण मैंने यहाँ पे लिए हैं दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों के, जिसमें है IBM 1620, IBM 7094, CDC 6404, CDC 3000। ये कुछ उदाहरण हैं, ये कंप्यूटर के नाम हैं जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे। इसके बाद में हम आगे चलते हैं तीसरी पीढ़ी के बारे में। तो अगर हम तीसरी पीढ़ी की बात करें तो तीसरी पीढ़ी का जो समय था वो था 1964 से 1972 के बीच में। इस समय के बीच को हम तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर बोलते हैं। जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें हम ट्रांजिस्टर के स्थान पर प्रयोग करने लग गए थे इंटीग्रेटेड सर्किट, जिन्हें हम ICs के नाम से भी जानते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग होने लगा था, जिसके कारण जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे इनका जो आकार है वो अन्य जो 2 पीढ़ियां थी उनकी तुलना में काफ़ी कम हो गया था, यानी कि बहुत ही छोटे हो गए थे। और अगर हम इंटीग्रेटेड सर्किट के आविष्कार की बात करें तो इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किया था J.S. किल्बी ने। कई बार ये सवाल एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर लिख भी सकते हैं कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट है IC है, इनका जो आविष्कार है वो किस वैज्ञानिक ने किया था, J.S. किल्बी ने। अब बात करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट उपयोग में आया है तो नाम उपयोग में आया है तो हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ही लेते हैं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी या फिर हम कह लें कि जो इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई छात्र हैं वो तो इसे तुरंत समझ जाएंगे, लेकिन जो नॉर्मल नॉन टेक्निकल फील्ड से आते हैं उन्हें थोड़ा सा कन्फ्यूज रहती है कि इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है। तो हम इंटीग्रेटेड सर्किट की अगर बात करें तो इंटीग्रेटेड सर्किट एक प्रकार का क्या है, चिप है। चिप जैसे आप देखते हो, चिप का मतलब कंसिडर कर सकते हो आप एक प्लेट नुमा जो संरचना होती है जिस पे कुछ कह लें कि कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं।
तो उसे हम चिप बोलते हैं, और ये चिप बनी होती है सेमीकंडक्टर मटेरियल की। तो अब बात आपको समझ में आ रही होगी चिप क्या है। एक प्लेट नुमा एक संरचना है, जैसे आयताकार प्लेट ले लीजिए, उस पर कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं, और वो कंपोनेंट कौन सा होता है, वो ट्रांजिस्टर होता है। कि उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे ट्रांजिस्टर उसके ऊपर लगे होते हैं, उसी को हम इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। अगर आपने पहले इसके बारे में नहीं देखा है तो आप इंटरनेट पे इसकी जो कुछ इमेज है वो भी देख सकते हैं। आईसीज के नाम से अगर सर्च करोगे वहाँ पे तो काफ़ी आईसीज आपको मिल जाएगी, यानी कि अगर आप इनको देखोगे तो इनका जो साइज़ है वो काफ़ी कम होता है। तो हम आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं कि इस जनरेशन में टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कंसेप्ट है वो आ गया था। ठीक है, इसके बाद में इससे आगे अगर हम बात करें तो इसके साथ ही कुछ हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कोबोल, पास्कल। तो कोबोल तो हम देख ही चुके हैं, जो सेकेंड जनरेशन है उसमें भी उपयोग आती थी। इसके साथ में ही कुछ और भाषाएं हैं वो ऐड हो गई थी, जैसे पास्कल, PL/I, बेसिक, एल्गोल, ऐसी जो भाषाएं हैं वो प्रोग्रामिंग पर्पज के लिए हम उपयोग करने लग गए थे। तो कोबोल हम पहले देख चुके हैं, पास्कल इसके बाद में थर्ड पीढ़ी में आई थी, और बेसिक आ गई थी, एल्गोल आ गई थी। तो कई बार बेसिक का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो बेसिक का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो ये होता है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। और जो एल्गोल होता है इसका होता है एल्गोरिथम लॉजिक, इसका जो पूरा नाम है वो क्या है, एल्गोरिथम लॉजिक। अब हम आगे चलते हैं और कुछ मोस्ट पॉइंट देख लेते हैं तीसरी पीढ़ी से जुड़े हुए। तो अगर हम बात करें तीसरी पीढ़ी में सबसे पहला पॉइंट है इंटीग्रेटेड सर्किट इज यूज, क्योंकि इसमें इस समय पर क्या हुआ था, आईसी का आविष्कार हो चुका था, इसीलिए हम इनमें उपयोग करने लग गए थे आईसीज का, इंटीग्रेटेड सर्किट का। अगर हम साइज़ की बात करें तो साइज इनका स्मॉलर इन साइज कंपेयर टू सेकेंड जनरेशन। जो सेकेंड जनरेशन और जो फर्स्ट जनरेशन दोनों पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनकी तुलना में इस जो तीसरी वाली पीढ़ी है इसका जो साइज़ है वो काफ़ी कम था, फास्टर थे ये बाकी जो जनरेशन थी उनकी तुलना में। और इनमें जो मेंटेनेंस है, जो मरम्मत का जो काम था वो काफ़ी हद तक क्या हुआ, कम हो गया, यानी कि हमें लेस मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट थी इस वाले जनरेशन में। साथ ही ये जो दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनकी तुलना में ज़्यादा विश्वसनीय थे। लेकिन अगर हम बात करें इनकी कॉस्ट की, तो कॉस्ट अभी भी क्या थी, ये अभी भी कॉस्टली थे। तो इनका जो ये पॉइंट है स्टिल कॉस्टली, अभी तक ये महंगे थे। अभी भी जो आम नागरिक है या हम कह लें जो आम व्यक्ति है, इसके लिए उपयोग के लिए अभी भी ये मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाए थे। जो कुछ बड़ी कंपनियां थी या फिर हम कह लें जो बड़े समूह थे उनके द्वारा ही इसका उपयोग किया जाता था। और अभी भी इसमें जो एयर कंडीशनिंग है इसका उपयोग ज़रूरी था, हमें एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अगर हम दूसरी पीढ़ी की तुलना में अगर इसे इलेक्ट्रिसिटी के मामले में पावर खपत की तुलना करें तो इनमें जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर है इनमें जो ऊर्जा है वो कम खपत होती थी कंपेयर टू सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। इसके साथ में ही हम बात करें, ये हाई लेवल लैंग्वेज को भी सपोर्ट करने लग गई थी। ये जो पीढ़ी थी इसमें हम हाई लेवल लैंग्वेज है उनका भी उपयोग करने लग गए थे। अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें जो तीसरी पीढ़ी से आते हैं तो इनमें था IBM 360, IBM 390, PDP 08, PDP सेकेंड, और अंतिम जो उदाहरण है वो है CDC 6600। ये कुछ उदाहरण है, ये कुछ कंप्यूटरों के उदाहरण हैं जो कि थर्ड जनरेशन से बिलोंग करते हैं। अब चलते हैं आगे और कुछ और इसके जो महत्वपूर्ण है वो पॉइंट देख लेते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट, अच्छा ये शायद मैंने करवा दिया है आपको, ठीक है। अब चलते हैं हम चौथी पीढ़ी की ओर। चौथी पीढ़ी की अगर हम बात करें तो चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनका जो समय था वो था 1972 से लेकर 1990 तक। इनका जो समय है ये नोट डाउन भी कर सकते हैं। जो चौथी पीढ़ी के
ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ से कुछ ज़्यादा कंप्यूटर में बदलाव आए थे इस जनरेशन से, और ये एक आम नागरिक है उसके प्रयोग के लिए भी मार्केट में अवेलेबल हो गए थे। तो इसीलिए ये जो समय है वो महत्वपूर्ण भी हो जाता है। तो हम चलिए अब देखते हैं चौथी पीढ़ी के बारे में कुछ विस्तार से। तो जो चौथी पीढ़ी के दौरान है जो VLSI टेक्निक है वो उसका जो आविष्कार है वो हो चुका था। VLSI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये भी सवाल एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तकनीक का आविष्कार हो चुका था, अतः जिसकी वजह से क्या हुआ, कम आकार वाली माइक्रो प्रोसेसर चिप का निर्माण होना शुरू हो गया। जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर में जो तकनीकी उपयोग में लाई गई थी वो थी VLSI तकनीकी थी। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में हम माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करने लग गए थे, जिसकी वजह से कम आकार वाले कंप्यूटर है वो मार्केट में उपलब्ध हुए, जिन्हें हम माइक्रो कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। यानी कि इनका आकार काफ़ी हद तक कम हो गया, जिसकी वजह से हम इनको नाम हमें जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों को हम नाम दिया माइक्रो कंप्यूटर। अब थोड़ा सा VLSI तकनीक के बारे में जान लेते हैं कि VLSI तकनीकी क्या होती है। तो VLSI अगर हम तकनीकी की बात करें तो इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन इंटीग्रेटेड सर्किट। VLSI तकनीकी क्या है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, IC का निर्माण करते हैं बाय कंबाइनिंग थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर इनटू ए सिंगल चिप। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इस तकनीकी के द्वारा हम क्या करते हैं, जो हज़ारों ट्रांजिस्टर हैं वो एक प्लेट पर लगा के सर्किट का निर्माण करते हैं। तो जो VLSI है इस तकनीकी का आविष्कार हुआ था लगभग 1970 के आसपास। VLSI began in the 1917 when the complex semiconductor and communication enhanced technology were being developed। उस समय पर जो कॉम्प्लेक्स सेमीकंडक्टर जो तकनीकी है उसका विकास हो चुका था। तो हम कह सकते हैं कि जो माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर किस तकनीकी से बनाया गया था, VLSI तकनीक। तो हम कह सकते हैं कि जो माइक्रो प्रोसेसर है वो एक प्रकार की क्या है, VLSI डिवाइस है, क्योंकि हम इस माइक्रो प्रोसेसर के निर्माण में हम उपयोग करते हैं VLSI तकनीक। तो कई बार एग्ज़ाम में थोड़ा सा जो सवाल है वो इसी तरीके से घुमाया जाता है। कई बार हमें पूछा ये जाता है कि जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उनमें प्रयोग किया जाता था, तो कई बार तो हमें ऑप्शन में माइक्रो प्रोसेसर दे दिया जाता है और कई बार हमें ऑप्शन में मिलता है VLSI। तो आप ध्यान रखें कि VLSI जो क्या है, एक प्रकार की तकनीकी है और जिसका उपयोग करके हमने निर्माण किया था माइक्रो प्रोसेसर का। तो अगर आपके पास ऑप्शन में कई बार माइक्रो प्रोसेसर दिया हो तो माइक्रो प्रोसेसर सही है, अगर माइक्रो प्रोसेसर नहीं दिया हो और वहाँ पे तकनीकी के बेस पे पूछा हुआ हो तो तकनीकी जो उपयोग की गई थी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में वो थी VLSI। इसे ध्यान में रखिए, कई बार क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाने के लिए ऐसा किया जा सकता है। तो आई होप ये समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम और कुछ पॉइंट हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं चौथी पीढ़ी से। तो इनमें हम बात जैसे देख ही चुके हैं, VLSI टेक्निक यूज्ड, इनमें VLSI तकनीकी का उपयोग किया गया था और जिनकी वजह से किसका निर्माण शुरू हुआ, माइक्रो प्रोसेसर का। अगर हम इनकी कॉस्ट की बात करें, मूल्य की बात करें, तो ये काफ़ी सस्ते हो गए थे, साथ ही ये पोर्टेबल हो गए। यानी कि इस जो पीढ़ी के कंप्यूटर थे, इसके कंप्यूटरों को हम उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते थे। साथ ही ये क्या थे, मोर रिलायबल थे कंपेयर टू जो बाकी 3 जनरेशन थी उनकी तुलना में काफ़ी अधिक विश्वसनीय रहे। इसके बाद में हम बात करें साइज़ की, क्योंकि हम उपयोग करने लग गए थे अब माइक्रो प्रोसेसर का,
और अगर माइक्रो प्रोसेसर चिप देखोगे आप तो काफ़ी छोटी होती है ये माइक्रो प्रोसेसर चिप, जिसकी वजह से इनका जो साइज़ है वो काफ़ी हद तक बहुत कम हो गया, और इतना कम हुआ कि हम इन्हें एक तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर ले जा सकते थे, इतना छोटा इनका साइज़ हो गया। अब हम बात करें जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था, अच्छी बात ये थी कि ये अवेलेबल हो गए पर्सनल यूज के। अब जो कंप्यूटर था उसे हर कोई व्यक्ति खरीद सकता था और उपयोग में ले सकता था। यहाँ से जो आम आदमी है वो इसका उपयोग करना स्टार्ट हुआ था। तो आगे बात करते हैं। अब इनमें जो एयर कंडीशनिंग थी वो कंपलसरी नहीं थी, यानी कि इनमें ज़रूरी नहीं था कि आप इनको कंडीशनिंग करें, इनकी एयर कंडीशनिंग करें। ये आप पे डिपेंड था कि ये आप उस पर कर भी सकते हैं और नहीं भी। बाकी इनमें कोई कंपलसरी नहीं था कि आप ऐसी लगाएं ही। साथ ही जो कंसेप्ट था इंटरनेट का वो भी इस पीढ़ी के अंतर्गत है, वो डेवलप हुआ था। बात करें इनमें पाइपलाइन आर्किटेक्चर है वो उपयोग हुआ था। तो कई बार ये सवाल भी पूछा जाता है पाइपलाइन आर्किटेक्चर है वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग हुआ था। तो आप ऑप्शन में अगर आपके पास आए तो आप 4th जनरेशन टिक कर सकते हो। इसके बाद में हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जो चौथी पीढ़ी के हैं। इसमें था DEC 10 स्टार 1000 क्रे फर्स्ट आपने अगर देखा होगा कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर, जो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर है वो एक तरीके से चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर ही है, और इसी दौरान इस सुपर कंप्यूटर का है वो निर्माण हुआ था। आगे चलते हैं हम, और जो अंतिम जनरेशन है उसके बारे में, तो 5th जनरेशन की चर्चा करते हैं। जो 5th जनरेशन का जो समय है वो माना जाता है 1990 से वर्तमान समय तक। अभी तक जो 1990 से लेकर अभी तक जो समय चल रहा है वो चल रहा है 5वीं जनरेशन का कंप्यूटर की। ये 5वीं जनरेशन है, यानी कि कहने को अगर कहें हम कि जो वर्तमान समय के कंप्यूटर हैं वो 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर से 5वीं जो जनरेशन है कंप्यूटर की उससे बिलोंग करते हैं। 5वीं पीढ़ी की अगर हम बात करें तो 5वीं पीढ़ी के अंदर जो कंप्यूटर के निर्माण में अगर हम बात करें तो अब जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सी इसमें विकास हुआ VLSI में, और अब जो 5वीं पीढ़ी थी इसमें हम उपयोग करने लग गए थे ULSI का। ULSI इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्निक। इसका उपयोग हम 5वीं पीढ़ी में करने लग गए थे। अब इसके द्वारा क्या हुआ, इस टेक्निक के जब विकास हुआ या ये टेक्निक जब आई तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते थे, इसके द्वारा हम जो 10 लाख कंपोनेंट है, यानी कि हम कह रहे कंपोनेंट मतलब जो ट्रांजिस्टर थे, जो 10 लाख ट्रांजिस्टर है वो एक ही साथ एक ही चिप पर हम ये लगा सकते थे इस तकनीकी के द्वारा। तो अगर हम 1 मिलियन की अगर हम बात करें तो 1 मिलियन में होता है 10 लाख। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितने जो ट्रांजिस्टर एक साथ है एक छोटी सी चिप पर फैब्रिकेट है वो कर पा रहे हों। तो ये जो तकनीकी है इसी की वजह से आज हम जो अपने फ़ोन हैं उनको हम जेब में लिए घूम रहे हैं, क्योंकि इसी तकनीकी की वजह से जो चिप है उसका जो साइज़ है वो काफ़ी हद तक बहुत ही छोटा हो गया, और छोटा होने की वजह से जो हमारा कंप्यूटर है वो बिल्कुल उसका साइज़ है वो रिड्यूस हो गया। तो आगे हम चलते हैं, अगले पॉइंट पे देखते हैं। कंप्यूटर की यह जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम हिंदी में कृत्रिम बुद्धि के नाम से भी जानते थे, आधारित है। इस जो पीढ़ी है इसमें जो कंसेप्ट डेवलप हुआ वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसका उपयोग हम ज़्यादातर रोबोटिक्स में करते हैं। जो रोबोट हैं उनके निर्माण में हम प्रयोग करते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें तो आप अगर आपके फ़ोन है उसमें देखोगे जो गूगल असिस्टेंट है, गूगल असिस्टेंट जो सॉफ्टवेयर है वो एक प्रकार का क्या है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है। ये उदाहरण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो अब हम आगे बात करते हैं, और
इसके साथ में अगर हम प्रोग्रामिंग भाषा की अगर बात करें जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में, तो इसके साथ ही हाई लेवल लैंग्वेज जैसे क्या कौन सी C++, जावा, .NET जैसी कंप्यूटर भाषा का उपयोग हम प्रोग्रामिंग के लिए करने लग गए थे। जो हाई लेवल लैंग्वेज है उनका प्रयोग हम 5वीं पीढ़ी में कर रहे हैं या करने लगे थे। हाई लेवल लैंग्वेज है। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ऐसी कंप्यूटर भाषा जो कि कंप्यूटर के द्वारा सीधे तौर पर नहीं समझी जा सकती, उन्हें हम क्या कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। शॉर्ट में इसे हम HLL के नाम से भी जानते हैं। और इसके लिए कंप्यूटर को लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। जो हाई लेवल लैंग्वेज है, या कह लें कि जो हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती हैं जो व्यक्ति है, या हम कह लें जो कंप्यूटर प्रोग्रामर है, उसके द्वारा आसानी से समझी जा सकती है, लेकिन कंप्यूटर इसे सीधे तौर पे नहीं समझ सकता, क्योंकि हमें पता है कंप्यूटर एक ही भाषा समझता है 0 और 1 की। और जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो अंग्रेजी के शब्दों से मिलकर बनती है, इसलिए कंप्यूटर इसे डायरेक्टली नहीं समझ सकता। कंप्यूटर को अगर वो बात समझानी है तो इसके लिए हम एक ट्रांसलेटर का उपयोग करते हैं। ट्रांसलेटर क्या करता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जो अंग्रेजी में लिखे हुए निर्देश होते हैं, उनको बदलता है 0 और 1 की फॉर्म में, और फिर बाद में हम जब उनको चेंज कर लेते हैं ट्रांसलेटर की सहायता से, तो अब हम इनको कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर फिर इन पे प्रोसेसिंग का काम करता है। अगर हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर के कुछ प्रोग्राम की बात करें तो कुछ एग्जांपल है लैंग्वेज ट्रांसलेटर के, जैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर आर द एग्जांपल ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये कुछ एग्जांपल हमारे पास में है। तो अब हम कुछ पॉइंट के बारे में, महत्वपूर्ण पॉइंट रहते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ULSI टेक्निक। इसका उपयोग हम 5वीं पीढ़ी में करते थे। साथ ही इनमें ये जो पीढ़ी थी वो थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस थी, यानी कि इसमें हम उपयोग कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। यूज़ ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज है, उनका उपयोग हम इस वाली पीढ़ी में करते थे। और ये साइज़ में वेरी चीप इन कॉस्ट, जो हम कह सकते कीमत में काफ़ी कम थे। साथ ही अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, तो एक 5वीं पीढ़ी के उदाहरण हैं जैसे डेस्कटॉप आपने अब देखा होगा अपने घरों में। जो अभी तो शायद बहुत कम हो गया है इनका उपयोग। जो पहले आते थे, जो सफ़ेद डब्बे से आते थे वो, या फिर हम जो कह लें मेज के ऊपर हम जैसे जिसमें अलग CPU आता था, अलग कीबोर्ड आता था, अलग माउस आता था, जो ये उदाहरण है डेस्कटॉप के। लैपटॉप की हम बात करें तो लैपटॉप आपने देखा होगा, ये लैपटॉप 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है। नोटबुक आपने देखा होगा, जो नोटबुक होती है हमारा जो रजिस्टर होता है उसकी साइज़ का जो आता है, छोटे जो कंप्यूटर हैं। और तो ये थे कुछ एग्जाम्पल थे 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के, और ये यहाँ तक हो चुका है। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी हद तक आप समझ चुके होंगे, और आपका जो कंप्यूटर से जो रिलेटेड नॉलेज था वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ होगा। अगर आपके पास हमारी वीडियो से रिलेटेड कुछ सुझाव हैं, अगर आप हमें देना चाहते हैं, तो आप नीचे जो कमेंट बॉक्स में है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।